तो गाइस हम शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का हमें काम शुरू करना है तुम्हारे गमीटोजेनेसिस से। ठीक है। कल हमने क्या कर लिया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें तुमने ये देख लिया था कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कैसे। मेल भी देख लिया था एंड फीमेल भी देख लिया था। तो अब हमारा काम आता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें इस पूरे उसमें बताया गया है। सबसे पहली बात क्या की गई कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। मैंने क्या बोला था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे जो गमीट्स बनाएंगे। गमीट्स कहाँ बनते हैं, टेस्टिस मेल में एंड ओवरीज फीमेल में। क्या बनता है, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है। अब अगर हम बात करें तुम्हारे स्पर्म की कहानी की, तो स्पर्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है। स्पर्म की कहानी शुरू होती है स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया। अब ये होता है डिप्लॉयड। ठीक है। इसके बाद इसमें स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा, है ना। एंड माइटोसिस करके नंबर में बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो कुछ ही स्पर्मेटोगोनिया होंगे, उनको ज्यादा नंबर में भी तो बढ़ाना है ना। अब स्पर्मेटोगोनिया पहले माइटोसिस करके बढ़ गया। तो तुमने यहाँ पे एक माइटोसिस गिन लिया, राइट। एक माइटोसिस दिख रहा है अभी तक, एक माइटोसिस हो चुका है यहाँ पे। तो अब ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके ज्यादा बढ़ गए नंबर में एंड स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड ही है। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं इनको हम कह देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि ये करेंगे मियोसिस, राइट। तो पहले आते हैं तुम्हारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कैसे होंगे, ये भी तुम्हारे डिप्लॉयड होंगे। मियोसिस तो इन्होंने करना है ना, राइट। तो अब ये करते हैं आगे जाके मियोसिस। तो अब मियोसिस करके ये लोग बनाएंगे सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। राइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा हो जाएगा फिर, हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस हो गई ना। मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है। माइटोसिस मियोसिस मैंने कराया नहीं है, पर आई एम होपिंग तुम्हें इतना याद होगा कि माइटोसिस इज तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 और माइटोसिस दोनों सेम होते हैं, दोनों में अमाउंट इक्वल रहता है। मियोसिस में दो पार्ट होता है ना, मियोसिस 1 है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में रिडक्शन होता है, मियोसिस 2 में उसको मेंटेनेंस की जाती है। मतलब वो माइटोसिस ही हो गया एक तरह से। ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गए तुम्हारे हैप्लॉइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, ये लोग सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्मेटिड। राइट। स्पर्मेटिड कैसा होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन के मैंने तुम्हें क्या कहा, वो कैसा होता है, देखो। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कैसा कहा था मैंने, वो कैसा होता है, इक्वेशनल ही होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये मियोसिस वाला हुआ था। अब नेक्स्ट अगर हम बात पे आते हैं कि स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड से बनते हैं तुम्हारे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, राइट। स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अब ये स्पर्मेटोजोआ जो है रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें तीन प्रोसेसेस के नाम मिलेंगे। ठीक है। तीन प्रोसेसेस के नाम। तो वो तीन प्रोसेसेस के नाम होंगे, पहली बात ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बन रहा है तो किससे बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटोजोआ तक। स्पर्मेटोजोआ इज इक्वल टू स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म ही है तुम्हारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस का नाम आता है यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बनना इस स्पर्मियोजेनेसिस। एंड लास्ट में आता है तुम्हारा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स। क्योंकि जो ये स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ होते हैं ना, ये जाकर के इनका हेड एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में। एंड फिर जब काम आता है, तभी जब रिलीज होते हैं, तब उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ऊपर में ये था तुम्हारे लिए। एंड अब इसके आगे बढ़ते हुए अब है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे चलता है इन पे। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है स्टार्ट करती है प्यूबर्टी पे, राइट। प्यूबर्टी क्या होता है, बेसिकली प्यूबर्टी इज जब
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं डेवलप करने शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिकली यही होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे GnRH का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। GnRH का अमाउंट कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से, है ना? तो GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से बना? हाइपोथैलेमस से। आई होप तुम्हें पता है हाइपोथैलेमस क्या होता है। जिसको नहीं पता, ये एक स्मॉल रीजन है तुम्हारे दिमाग में, राइट? ब्रेन में एक स्मॉल रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत से काम करता है ये। बेसिक सा बताया तुमने। अब ये GnRH क्या करेगा बच्चा? ये GnRH एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां पे काम करके ये रिलीज करेगा दो हार्मोन, ठीक है? दो हार्मोन कौन से होंगे? LH एंड FSH। अब LH काम करेगा लेडिक सेल पे, FSH काम करेगा सर्टोली सेल पे। अगर तुम्हें याद हो, लेडिक सेल का काम क्या था? एंड्रोजन रिलीज करना, तो यहाँ पे एंड्रोजन रिलीज होंगे, राइट? एंड ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है। अब एंड्रोजन का काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का, है ना? इतना तो याद ही है। स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन से तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, राइट? एंड फिर हमारे फैक्टर्स का क्या काम हो जाएगा? फैक्टर्स का हमारे काम हो जाता है किसमें? बताओ, स्पर्मियोजेनेसिस में इनका काम आता है, राइट? स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ पे था? स्पर्मियोजेनेसिस था तुम्हारे स्पर्मेटोजोआ के बनने में, राइट? स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बना, तो वहां पे स्पर्मियोजेनेसिस था। गॉट द पॉइंट? आई एम प्रीटी मच श्योर ये किसी को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए याद करने में, ठीक है? GnRH रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी दो हार्मोन LH FSH। LH का L से लेडिक सेल, FSH के S से सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल बनाते हैं एंड्रोजन, पता ही है, सर्टोली सेल बनाते हैं फैक्टर्स। एंड्रोजन है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे, फैक्टर से तुम स्पर्मियोजेनेसिस याद कर लो, ठीक है? अब आते हुए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे तुम्हें बता रखा है स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि सीमेन क्या होता है, राइट? सीमेन इज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा यानी कि जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन प्लस स्पर्म, ठीक है? क्लियर? अब इसके बाद आते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? तो स्पर्म का स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, एक हेड है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है। तो चार बेसिकली यही उसके पॉइंट्स, देखो, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ठीक है? तो अब जो उसका हेड होता है उसके पास होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है? और उसके ऊपर एक टोपी दिख रही है तुम्हें, एक्रोसोम। एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडल पीस में देखो तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया बना रखी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी सोर्स होती है। तो जो मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, टेल को मूवमेंट करनी है ना, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो ये मिडल पीस से ही ले रहे हैं, राइट? और टेल का काम क्या है? टेल का काम ऑब्वियसली मूवमेंट देना है। तो अब एक कॉइटस में, विच इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल इजैक्यूलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, राइट? 60% इसमें से कितने होने चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज वाले, एंड 40% कैसे? विगरस मोटिलिटी वाले। विगरस मोटिलिटी यानी कि तेज स्पीड, ठीक है? जो टेल है उसको तेज स्पीड दिखानी है, इसका मतलब बेसिकली यही है, ओके? अब हम आते हैं oogenesis पे। तो अगर तुमने देखा हो, मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू हुआ था? प्यूबर्टी पे। लेकिन oogenesis कब शुरू हो जाता है? oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरू हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है बेसिकली? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जब एम्ब्रियो बनता है ना, जो जाइगोट होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बना है ना, तो एम्ब्रियो की लाइफ में चल रहा है ये, ठीक है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वही होता है। एंड ये कब तक चलता है?
ये तब तक चलता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जब तक मेनोपॉज होगा, ठीक है। एंड यही अगर हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ टाइम चलता है, प्यूबर्टी से शुरू होकर लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं अब oogonia पर। oogonia है, राइट। स्पर्मेटोगोनिया था, oogonia है। तो ये कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। कंपैरेटिव लेवल पे जी लो ना। फिर ये क्या बनाएंगे? वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, यहाँ प्राइमरी oocyte बन जाएगा। बेसिक बेसिक बात सुनते हैं। 2n, राइट। अब ये जो होता है ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 पे, ठीक है, टिल प्यूबर्टी। डिप्लोटीन पे अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 पे। तो अब जब ये मियोसिस अपना कंप्लीट करता है, तब ये बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। नाउ सेकेंडरी oocyte है तुम्हारा हैप्लॉइड, और यही सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होता है फीमेल बॉडी से, राइट। जब हम कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में ओवम आया, तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम नहीं आते बेटा, सेकेंडरी oocyte आता है। वो सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होता है ओवम में, कब? जब स्पर्म आ जाए उसके कांटेक्ट में, तब जाके वो अपना नेक्स्ट मियोसिस को है कंप्लीट करता, ठीक है। गॉट द पॉइंट। और जब यहाँ पे मियोसिस का पार्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ पे वो पोलर बॉडी रिलीज होगी। पहली पोलर बॉडी यहाँ पे है, दूसरी पोलर बॉडी यहाँ पे है। तो पहली वाली अगर तुम देखो तो कहाँ पे रिलीज हो रही है? ओवरी में। और दूसरी वाली कहाँ पे रिलीज हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में, राइट। अब हमने बात की थी ये तुम्हारे oogonia oocyte वगैरह की, राइट। तो ये ऊपर ऊपर की बात थी। अब इनके अंदर काम चल रहा होता है फॉलिकल्स का, राइट। तो हम फॉलिकल्स की बात करते हैं। कमिंग डाउन टू फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल होता है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल इज तुम्हारा प्राइमरी oocyte। याद है प्राइमरी oocyte? उसमें तुम एक ग्रैनुलोसा की लेयर डाल दो। सेल्स की लेयर है बेसिकली, और क्या है? वन ग्रैनुलोसा, ठीक है, ग्रैनुलोसा लेयर। अब ये प्राइमरी फॉलिकल से बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, कब? जब ये जो ऊपर तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल बना, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर तुम डाल दो ग्रैनुलोसा भी और एक न्यू थिक्का, राइट। ग्रैनुलोसा प्लस न्यू थिक्का, ठीक है। इसके बाद बनता है टर्शरी फॉलिकल। उसमें क्या होता है? उसमें आता है एक स्पेशलिटीज, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम कहते हैं एंट्रम। अब तुम्हें याद करना है एंट्रम कहाँ होता है, और तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो तुम्हें एक वर्ड होता है ना टेंट्रम। तो टी से टर्सरी, ए से बाकी एंट्रम है ही। ठीक है, ऐसे याद कर लो, बेस्ट है मेरी तरफ से। तो मैं यही बता पाऊंगी तुम्हें। अब जो प्राइमरी oocyte होता है वो कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को, एंड जो टर्सरी फॉलिकल होता है वो चेंज करता है किसमें? मियो ग्राफिन फॉलिकल में, ठीक है। तो ग्राफिन फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte जो होता है उसके अंदर जो है ये फॉर्म करेगा एक न्यू लेयर ऑफ क्या, जिसको हम कहते हैं जोना पेलिसिडा। मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें जोना पेलिसिडा सबसे पहले आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना जोना पेलिसिडा। है या नहीं है? है। आई एम प्रिटी मच श्योर है, राइट। तो यहाँ पे इतना ही है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट आई डोंट थिंक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आप हम लोग। देखो अब हम यहाँ पे आ गए। ये बेसिकली पैराग्राफ मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया तुम्हारा, राइट। टर्शरी फॉलिकल बन जाता है ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte के अंदर ये ग्राफिन फॉलिकल ना, देखो अंदर ही उसके, तो इट विल फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज जोना पेलिसिडा, है ना। एंड ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। इसके अलावा किसी को कंफ्यूजन है कि मतलब थेका क्या होता है ना, जब मैं थेका थेका कह रही हूँ, तो थेका बच्चे होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का एनवलप मान लो अराउंड द ग्रैनुलोसा लेयर्स, ठीक है। इसके अलावा अपने पास नीचे ये डायग्राम है, ये तो मैंने तुम्हें बेसिकली करा ही दिया।
है ना, हो ही गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात पे अब आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई वुड लव कि आप अपना ध्यान जरा यहीं पे रखो, तो क्योंकि फिर बार बार आपको कंफ्यूजन होती रहती है कि चल क्या रहा है लाइफ में, है ना। तो उससे बेटर है तुम अपना ध्यान यहाँ पे रखो। तो इस पेज की अगर बात करें तो इस पेज पे बेसिकली तुम्हें जनरल जनरल ज्ञान दिया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स की। प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है मेनार्क और खत्म होती है मेनोपॉज पे, राइट। बेसिकली इसका एवरेज इंटरवल होता है 28 से 29 दिन, मतलब 29 डेज। आई डोंट नो मैंने सही बोला या नहीं। तो 28 या फिर 29 डेज का होता है ये साइकिल, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक ओवम रिलीज होता है हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडिल में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो। पहली बात तुम्हें यहाँ पे मैं दो चीज दिखाती हूँ, एक देखो ओवेरियन इवेंट्स लिखा है और दूसरा लिखा है यूट्रीन इवेंट्स। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सिंपली दो पार्ट होते हैं। उसी 28 से 29 दिन के ड्यूरेशन में दो इवेंट्स चल रहे होते हैं, एक ओवेरियन इवेंट्स, दूसरे यूट्रीन इवेंट्स। तुमने स्ट्रक्चर देखा है ना फीमेल उसका, बेसिकली यार अजीब सा देखो बिल्कुल। देखो ये यूट्रस है, फॉरगिव मी फॉर माय रियली रियली बैड स्ट्रक्चर प्लीज। यहाँ पे ये ओवरी ये रही और यूट्रस ये रहा, तो यहाँ पे अलग वो चल रहे इवेंट्स चल रहे हैं, यहाँ पे अलग इवेंट्स चल रहे हैं, राइट। उन्हीं को साइमल्टेनियसली पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली ओवेरियन इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पहले आता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट का स्टेज, डेवलपिंग फॉलिकुलर फॉलिकल, राइट। तो ये है पहले यहाँ पे आएगा फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, राइट। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा ओव्यूलेशन, एंड फिर यहाँ पे आता है लुटियल फेज। वहीं अगर हम बात करते हैं यूट्रिन इवेंट्स की, तो यहाँ पे शुरू होता है कहानी मेंस्ट्रुएशन से, मेंसेस कह लो। उसके बाद आते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और फिर लास्ट में आता है तुम्हारा सिक्रीटरी फेज। राइट। अब देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है। अभी पढ़े थे ना हमने, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो वही फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है। ओव्यूलेशन बताया था, ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। लुटियल फेज, लुटियल फेज क्या लगता है। अब देखो जब वो ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte निकल गया ना, तो वो डीजनरेट कर जाता है और बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम लुटियल, तो उसी का फेज चल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग यूट्रिन इवेंट्स की। मेंसेस मेंस्ट्रुएशन यानी क्या है, ब्लीडिंग है। उसके बाद क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज क्या लगता है, प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि कुछ बन रहा है, प्रोलिफरेट हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो यूट्रिन की लाइनिंग है उस पे वापस से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहा है। सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज क्या लगता है, सोचो, थोड़ा सोचा करो, ठीक है। सिक्रीटरी फेज तो क्या लग रहा है, तब तक हम लोग इमेज पढ़ते हैं, तुम सोचो। तो सबसे पहले अपने को कहानी शुरू करनी है किससे, मेंस्ट्रुएशन से, राइट। क्योंकि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से ही मानते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन आई पहले। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन 3 से 5 दिन की होगी, ठीक है, 3 to 5 days। और इसमें जो यूट्रिन की एंडोमेट्रियम होगी वो ब्रेक डाउन कर जाएगी अलोंग विथ ब्लड, जो फ्लो आउट कर जाएगा ऑफ द बॉडी एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, राइट। इसके अलावा एफएसएच और एलएच जो होते हैं लो लेवल पे होते हैं। हॉर्मोन्स में तो कंफ्यूजन है तुमको, एफएसएच एंड एलएच आर लो, ठीक है। अलग से लिख देते हैं इनको, दिख भी लो, दिख रहा है यहीं पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, विच इज फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट या फिर क्या, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये कितने दिन का होता है, 7 से 8 दिन का।
इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा एफएसएच के अंडर क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं बनना शुरू हो रहे हैं इनटू मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, राइट। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है उनकी थिका की लेयर से, और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है एंडोमेट्रियम को टू प्रोलिफरेट, राइट। इसके अलावा क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्रोजन का लेवल इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, राइट। अब इसके बाद आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी कि क्या, ये 14th डे पे होता है, मिड ऑफ द साइकिल में होता है मतलब ना। तो देखो, अब ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओव्यूलेशन में क्या बोला था मैंने, ओव्यूलेशन में तुम्हारे ग्राफियन फॉलिकल में से क्या निकलेगा, सेकेंडरी oocyte। अब ये किसकी वजह से होता है तुम्हारे, ये होता है एलएच पीक की वजह से। कहते तो सिर्फ एलएच की पीक है हम लोग, लेकिन इस वक्त पीक पे कितने हॉर्मोन्स हैं, एलएच, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन। पीक का मतलब क्या होता है कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं। तो देखो, एस्ट्रोजन इससे ऊपर कहीं जा रहा था, नहीं जा रहा। एलएच, एफएसएच इससे ऊपर कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो सबने अपनी पीक अटेन की है, एक्सेप्ट फॉर प्रोजेस्टेरॉन, सबकी पीक चल रही है इस वक्त, राइट। अब एलएच सर्च की वजह से ग्राफिन फॉलिकल जो होता है इट रप्चर्स एंड ओवम इज रिलीज, राइट। और एलएच क्यों बढ़ा, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है ना, एस्ट्रोजन की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोपिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। 14 डे पे ये हो गया। अब लास्ट फेज पे आ जाते हैं हम लोग, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज, ठीक है। ये 14 दिन का फिक्स्ड होता है, 14 डेज इसका फिक्स्ड है अमाउंट। अब एक देखो चीज, अगर तुम कंपेयर करो, ये 14 दिन का, ये एक ही दिन पे हो रहा है, 7 से 8 दिन, 3 से 5 दिन, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन से फेज में लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ल्यूटियल फेज में या फिर सिक्रीटरी फेज में, इजी इनफ, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब क्या हो रहा था, मैंने बताया तुम्हें, ग्राफिन फॉलिकल जो है रप्चर कर गई और क्या बनाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है जो रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलकर इनहिबिट कर दे रहे हैं एफएसएच और एलएच को यहाँ पे, ठीक है। एलएच की एब्सेंस में कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन की एब्सेंस में फिर एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या कहते हैं, तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो एक बारी अपनी पीक कौन अटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की पीक है यहाँ पे, एंड एस्ट्रोजन की सेकेंड पीक है, देखो उसकी सेकेंड पीक है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे तुम्हें दे रखा है, देखो ये पार्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सारे इवेंट्स रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब तुम्हारा एलएच और एफएसएच का अमाउंट ही नहीं बढ़ेगा ना। जब एलएच एफएसएच का नहीं बनेगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी, तो पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन, ये मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीरियड्स नहीं आएंगे, पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हुए इसके बाद और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, ये अपने को पता है, ठीक है। फिर से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रिलीज सीज करती है, अराउंड द एज ऑफ 50, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, कॉप्यूलेशन हो, ऑब्वियस सी बात है। इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा, है ना। लॉजिकल लॉजिकल बात करते हैं हम लोग। अब फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ, फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुलरी रीजन में, जैसा मैंने कहा था। एम्पुला कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब स्पर्म और ओवम दोनों को साथ साथ पहुंचना है इस जगह पे, तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, वरना नहीं होगा। एंड इसी रीजन की वजह से सारी कॉपुलेशन प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करती है, क्योंकि हो सकता है दोनों आगे पीछे पहुंचे हो, राइट।
अब फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है ना कि पहली बात, यूट्रस के अंदर जो है स्पर्म की सरफेस पे कुछ चेंजेस होते हैं, उनको हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कहाँ पे हुआ ये? यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन का पॉइंट था, तो मैंने तो बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मैं जो तुम्हें कह रही थी, देखो, ज़ोना पेलिसिडा की लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को किस लेयर के कांटेक्ट में आता है? ज़ोना पेलिसिडा की। और फिर इसी की वजह से जो है एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है और बाकी स्पर्म एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है इंड्यूस करती है चेंजेस इन द मेम्ब्रेन एंड इट इज ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। ठीक है? एक्रोसोम में एंजाइम थे ना जो एंट्री में हेल्प कर रहे थे, बस यहाँ पे वो भी एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहली बात आई तुम्हारे ओवम के सेकंड मेयोटिक डिवीजन करके क्या बनाने की? सॉरी, सेकंड साइड के ओवम बनाने की। वो मैंने तो बता दिया था। साथ में क्या रिलीज हुआ? सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है? अब हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम फ्यूज कर जाएगा और क्या बना देगा? डिप्लॉइड जाइगोट। राइट? जाइगोट बन गया है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्लीवेज की। क्लीवेज की बात से पहले तुम्हारा ये आता है एक्स 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 वाई का कहानी। अब देखो, फीमेल के पास जितने भी एग्स होंगे या तो वो एक्स होंगे या तो वो एक्स होंगे। ठीक है? लेकिन मेल के पास जितने भी स्पर्म होते हैं उनमें वो या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। ठीक है? उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो अब इन केस एक्स एक्स मिल गया, एक्स वाला स्पर्म मिल गया ओवम से, तो ऐसे में बनेगा एक्स एक्स ऑब्वियसली, एंड दिस इज फीमेल। अगर बाय चांस वाई स्पर्म मिला ओवम से तो इट विल बी एक्स वाई एंड इट विल बी मेल। ठीक है? बेसिक सी बात है। इतना तो अब तक तुम्हें याद हो ही गया होगा। राइट? इसके बाद हम लोग आते हैं अब क्लीवेज पे। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज का बेसिकली मतलब होता है माइटोटिक डिविजन्स। राइट? बेसिकली इसका यही बात है, सिंपल सा, माइटोटिक डिवीजन। अब इन माइटोटिक डिवीजन की हम बात करते हैं। ठीक है? ये रैपिड होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं, होलोब्लास्टिक होते हैं, इंडिटरमिनेट डिविजन्स होते हैं। ठीक है? ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो याद ही मत करो। बेस्ट। अब जो हर डिवीजन के बाद सेल्स बनते हैं ना, उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। राइट? जो हर डिवीजन के बाद ऑब्वियसली छोटे 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 होते जा रहे हैं। लॉजिकल बात है, देखो छोटे 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 हो रहे हैं ना, वही मैंने तुम्हें कहा था। ठीक है? तो अब सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा? क्लीवेज से अपने को 2 4 8 16 डॉटर सेल की ब्लास्टोमेयर्स मिल गई, है ना? ऑब्वियसली 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही तो चलता है, फिर 16 से 32 कैलकुलेट करते रहो आगे। तो ब्रीफ टाइम हो तुम्हारे पास तो कैलकुलेट ही करने बैठ जाना, है ना? इसके बाद लेकिन अगर हम बात करते हैं, तो फिर जो हमारा 8 टू 16 सेल का होता है यहाँ पे, 8 टू 16 सेल का होता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूला। राइट? 8 टू 16 सेल वाला होता है मॉड्यूला। तो ये ई मॉड्यूला कहाँ जाके बना है? ये देखो, मॉड्यूला यहाँ पे जाके बना है। देख सकते हो तुम। ठीक है? अब मॉड्यूला जो होता है वो डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म कर जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्ट, समझ रहे हो स्पेलिंग तुम ना? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट बन गया यहाँ पे। अब जो ब्लास्टोमेयर के ब्लास्टोसिस्ट होते हैं ना, दे आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर, जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। देखो ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है, इसका आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर लेयर इज इनर सेल मास। ठीक है? अब यही जो तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट है, यही इम्प्लांट होना होता है। तो अगर तुम देखो बाहर में कौन है? बाहर में है तुम्हारी ट्रोफोब्लास्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रोफोब्लास्ट ही अटैच्ड होगी एंडोमेट्रियम से। अब इनर सेल मास अंदर है, तो इनर सेल मास क्या करेगा? इनर सेल मास जो है डिफरेंशिएट करेगा टू फॉर्म एम्ब्रियो। राइट? अब अटैचमेंट के बाद क्या होता है ना, मतलब यहाँ पे जो अटैचमेंट हो रही है उसकी अटैचमेंट। ठीक है? इमोशनल मत हो जाया करो। हाँ, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट हुई है उसके बाद जो होता है, यूटरिन के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं रैपिडली और वो कवर कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। ऑब्वियस सी बात है, वरना ब्लास्टोसिस्ट गिर नहीं जाएगा।
थोड़ा सोचा करो तुम, है ना? मतलब बेसिक बेसिक थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तो ऐसे तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, इट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और इस एम्बेडिंग कोने को हम क्या देते हैं? इम्प्लांटेशन, राइट? इम्प्लांटेशन। ठीक है, इतना पॉइंट था, क्लियर हो गया? आई होप हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये पार्ट तो तुम्हारा डन है, राइट? नीचे से शुरू करते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होती है ट्रोफोब्लास्ट पे, जिनको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय, जो सराउंड हो जाती हैं बाय द यूट्रिनरी टिश्यू और मैटरनल ब्लड। अब कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय एंड यूट्रिन टिश्यू के मिलाप से, जिसको हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन, क्या बनता है? इंटरडिजिटेशन से बनता है प्लेसेंटा, राइट? प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, राइट? प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन। ऐसा नहीं ज्यादा लेट हो जाएगा, है ना? क्योंकि प्लेसेंटा अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये फॉर्म करता है एक सिलेक्टिव बैरियर विच इज फॉर द एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, एंड ये बहुत से हार्मोन्स रिलीज करता है, लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में अब हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन भी सिक्रीट होता है बाय द ओवरी। ठीक है, अब देखो एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं, इतना याद रख लेना। एनसीईआरटी ऐसा कह रही है। तो अब इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन। इनका लेवल इंक्रीज होता है इन द मैटरनल ब्लड, राइट? मैटरनल ब्लड में क्यों रिलीज हो रहा है इनका, इंक्रीज हो रहा है इनका? वो क्योंकि इनको मेंटेनेंस करना है ना फीटस का, राइट? फीटल ग्रोथ भी चल रही है, इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं फीटस के ग्रोथ को, इसलिए मैटरनल ब्लड में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब प्लासेंटा जो होती है बच्चा, ये तुम्हारा एक सिलेक्टिव बैरियर होती है ना, तो ये मोस्टली जो है ब्लड एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। ऑब्वियस सी बात है, फीटस के अंदर ब्लड खुद बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है ये मैं तुम्हें 11th की बात में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, पर आई थिंक बहुतों को पता होगा। लेकिन जो भी हो, फीटस और मदर के बीच में ब्लड का एक्सचेंज नहीं होगा, प्लेसेंटा होती है बीच में। कुछ एंटीबॉडीज जो है पास कर सकती हैं, एंड वो एंटीबॉडीज होती हैं आईजीजी। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी। ये वाली एंटीबॉडीज पास कर सकती है थ्रू द प्लेसेंटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है गैस्ट्रुलेशन की। अब गैस्ट्रुला क्या होता है ना बच्चे, गैस्ट्रुला एग्जैक्टली यहाँ पे वर्ड नहीं दे रखा आपको, लेकिन गैस्ट्रुलेशन इज कि ऐसा प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स जहाँ पे वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स एन स्पेशल स्पेसिफिक लोकेशन, ताकि वो वहाँ पे कुछ काम कर सके। ठीक है, तो वो गैस्ट्रुला बनाता है। अब गैस्ट्रुलेशन को हम लोग मार्क करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, एंड और भी दो तीन चीज, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम जर्म लेयर्स पे ध्यान दो। ठीक है, जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स में पहले बनता है एक्टोडर्म, सबसे बाहर का एक्टो, फिर बनता है एंडोडर्म, सबसे अंदर का, और फिर इन दोनों के बीच में आ जाता है एक मीजोडर्म। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो इन्हीं तीनों में से किसी एक से बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, दिल जो होता है, इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, मतलब क्या? मीजोडर्म के सेल से हार्ट बना, राइट? जितने भी सेल्स होंगे सबके सब इन्हीं इसी जर्म लेयर से बन रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनर सेल मास जो होता है ना, उसमें कुछ सेल्स होते हैं स्टेम सेल, जो सब टिश्यू और ऑर्गन्स को राइज दे सकते हैं। स्टेम सेल की स्टोरेज भी होती है आजकल, पता तो होगा ही तुम्हें, है ना? स्टेम सेल बैंक होता है आजकल, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं कहीं पे भी हॉस्पिटल के नाम पे उसके। हाँ, तो अब हम बात करते हैं बच्चे की बड़े होने की। क्या होता है? वो जेस्टेशन होता है। तो फर्स्ट मंथ में जो होता है, सबसे पहले बच्चे का बनता है दिल, इसलिए सबसे पहले बच्चे का दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। सेकेंड महीने में बनता है लिम्स एंड डिजिट्स,
लिम्स क्या होते हैं? हाथ पैर। डिजिट्स क्या होते हैं? उंगलियां। ठीक है। थर्ड मंथ में बनेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फोर्थ मंथ में क्या होता है? फोर्थ मंथ में बताया नहीं अपने को, फोर्थ मंथ। फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में होता है मूवमेंट दिखती है, मूवमेंट, एंड देयर इज अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। हेयर ऑन हेड। अब तुम्हारा सिक्स्थ मंथ आता है। सिक्स्थ मंथ में क्या होता है कि पूरी बॉडी पे फाइन हेयर आ जाते हैं। फाइन हेयर ऑन होल बॉडी। राइट। एंड साथ में क्या होता है? आईलिड्स सेपरेट कर जाती है और आईलैश फॉर्म हो जाती है। तो आईलिड्स, आईलैश, समझ गए? आईलिड सेपरेट, आईलैश फॉर्म। राइट। और 9th मंथ में, 9 महीने में बच्चा पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है। राइट। अब देखो, जब मैंने ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिखा था तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स भी बने होंगे थे, ठीक है। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो फॉर्म हो चुके थे। अब यहाँ पे एक तुम्हें टर्म दिखेगा, ट्राइमेस्टर। ठीक है, ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीना। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये एक ट्राइमेस्टर है। राइट। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वो एक ट्राइमेस्टर है। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ वो एक ट्राइमेस्टर है। प्रेगनेंसी यूजुअली 3 ट्राइमेस्टर्स की होती है। गॉट द पॉइंट? अब लेट्स गो टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। राइट। तो लास्ट टॉपिक है अपना पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है? पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ होता है ना, वही है यहाँ पे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होगा? बर्थ। ठीक है। तो इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब तुम क्या समझे? न्यूरो, न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड। एंडोक्राइन मैकेनिज्म यानी कि हॉर्मोन्स का कुछ काम होगा यहाँ पे। राइट। बेसिक सा था। ठीक है। तुम कभी कभी तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो तो वर्ड जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके समझा करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 110% चांसेस है ऐसा ही होगा। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब बच्चा होता कैसे है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस क्या चला, तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक बर्थ हार्मोन का नाम लिख देते हैं हम लोग, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अगर चाइल्ड बर्थ इंड्यूस भी करना होता है तो डॉक्टर्स ऑक्सीटोसिन का ही यूज करते हैं। ओके। तो यहाँ पे होगा क्या? देखो, फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स है। फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? बेसिकली इट इज माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस। वो किससे आ रहे हैं? इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। ठीक है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ? यूट्रीन के कॉन्ट्रैक्शंस हुए। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग गया। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो वो और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है ना। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है। अब और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हो गए। अब और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हो गए, और इसी बीच में बच्चा एक्सपेल हो जाता है। ठीक है। सिंपल सा था। अब बच्चे के बाहर आने के बाद क्या होगा? बच्चे के बाहर प्लेसेंट, देखो, इन्फेंट इज डिलीवर्ड, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। ठीक है, वर्ड का ध्यान रखना। या तुम एक्सपल्शन ऑफ बेबी कह सकते हो, दैट इज ओके। बट इसका उल्टा मत करना कि प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड एंड इन्फेंट इज एक्सपेल्ड। बी केयरफुल विद द वर्ड्स। तो क्या हुआ यहाँ पे? इन्फेंट इज डिलीवर्ड, प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड। ठीक है। अब मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं दे अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस लैक्टेशन। ठीक है। लैक्टेशन इज हेल्पिंग द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। अब जो शुरुआत के कुछ महीने में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। इसके अंदर बहुत सी एंटीबॉडीज होती हैं जो बेबी के लिए बहुत जरूरी है। एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो आईजीए होती है। ठीक है। अब ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं एंड इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। ओके। एंड इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। दी एंड।
ओके, होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज कमेंट करके बताना कैसा था, एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो।